सबसे पहले हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा अध्याय है जिससे प्रत्येक परीक्षा में 1 से 3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए यह अध्याय या यह टॉपिक आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास को पढ़ने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान क्या है। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो दोस्तों आपको बताया जाए कि संविधान आखिर है क्या, हम इसको समझें कि संविधान आखिर है क्या और किसी भी देश के लिए इसका क्या महत्व है। संविधान क्यों आवश्यक है, कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने में संविधान का क्या भूमिका है या संविधान क्या भूमिका निभाता है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों संविधान किसी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। कौन सी विधि? सर्वोच्च मौलिक विधि। संविधान जो होती है किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि, सर्वोच्च मौलिक विधि। मौलिक विधि यानी कि मूल विधि होती है। संविधान एक पुस्तक मात्र न होकर नीति, नियमों, कानूनों, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का एकमात्र स्रोत होता है। तो क्या क्या होता है? नीति, नियम, कानून, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व, इन सब का महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है यह संविधान होता है। संविधान और क्या होता है? संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य संविधान शक्तियों एवं अधिकारों का स्पष्ट विभाजन करता है। ऐसा विभाजन क्यों आवश्यक होता है? इसलिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों और अधिकारों के लिए आपस में उनमें टकराव न हो। इस टकराव को टालने के लिए संविधान में उनके कार्यों, उनकी शक्तियों और उनके अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है। संविधान को मूल कानून या मूल विधि कहा जाता है। अब हमारा थोड़ा सा हम संविधान को और बेहतर ढंग से समझते हैं या संविधान की और परिभाषा समझते हैं। तो आइए देखें संविधान क्या है। संविधान शब्द सम और विधान, सम का मतलब बराबर और विधान माने कानून या नियम। ऐसा कानून या ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, सभी के लिए बराबर हो। तो संविधान सम और विधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ बराबर और विधान का अर्थ है नियम और कानून होता है, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है। किस रूप में लागू होता है? एक समान रूप से लागू होता है, संविधान कहलाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अर्थात संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके आधार पर उस देश की पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती है या संचालित की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और संविधान की एक और परिभाषा देखते हैं। अब देखिए, संविधान किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है। क्या?
राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दशा का निर्धारण होता है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंग कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। चलिए एक और परिभाषा देख लेते हैं हम। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज क्या होता है? वैधानिक दस्तावेज यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट। संविधान जो होता है एक वैधानिक दस्तावेज होता है अथवा कानूनों की लिपिबद्ध संहिता, जिसको लिखित रूप में लिपिबद्ध कर लिया गया हो और जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली का संचालन होता है। तो संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है या लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली का संचालन होता है। अब हम अपने मूल टॉपिक पर पहुंचते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हम सबसे पहले देखेंगे कि संवैधानिक विकास शब्द को और किन किन नामों से जाना जाता है। भारत का प्रशासनिक विकास, इसको एक अन्य नाम से भारत का प्रशासनिक विकास। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का ऐतिहासिक विकास। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसको इस नाम से भी जानते हैं। भारत का राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास शब्द को हम अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे भारत का प्रशासनिक विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल। और भारत का राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से हमने भारत का संवैधानिक विकास जो अध्याय है उसको भारत का प्रशासनिक विकास, भारत का ऐतिहासिक विकास और भारत का राजनीतिक विकास, इन अलग अलग नामों से भी हम उसको जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किन चरणों में हुआ, उसके लिए ब्रिटिश शासन ने क्या क्या किया। तो आइए देखते हैं। तो संवैधानिक विकास क्या है, अब इस अर्थ को भी हम समझ लें। तो संवैधानिक विकास जो होता है यह संवैधानिक मूल्यों का विकास। किसका विकास? संवैधानिक मूल्यों का विकास। स्वतंत्रता, जिसमें मूल्य में स्वतंत्रता शामिल हो, समानता शामिल हो, न्याय हो, प्रजातंत्र हो, बंधुत्व हो, और इसके साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं का विकास। संवैधानिक संस्थाओं में क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का विकास हो, कार्यपालिका का विकास हो, न्यायपालिका का विकास हो, और यह विकास इस प्रकार से हो जो अच्छा अभिशासन यानी कि गुड गवर्नेंस लाने में सहायता करता हो। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, प्रजातंत्र, इनके माध्यम से अगर अच्छा अभिशासन आता है तो हम कह सकते हैं कि देश का संवैधानिक विकास हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत में अंग्रेज़ों ने जब ब्रिटिश शासन लागू किया तो उनके द्वारा भी यही कहा गया था कि भारत में अंग्रेजी शासन जो है यह भारत एवं भारत के लोगों की भलाई के लिए ही है, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन से भारत के लोगों का भला होगा, ऐसा अंग्रेज़ों का कहना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास जो होता है यह संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों को लाने का प्रयास करता है, और इसके साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी लाने का प्रयास करता है। तो संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, या लोकतंत्र में कौन कौन सी संस्थाओं का अस्तित्व होता है, आइए इसको समझते हैं। पहला है विधायिका, लेजिस्लेटिव। दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव।
कार्यपालिका के कई स्तर हो सकते हैं, जैसे केंद्रीय कार्यपालिका, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, प्रांतीय, प्रोविंशियल और स्थानीय और लोकल। और तीसरा जो है यह न्यायपालिका या जुडिशरी होती है। चलिए अब देखते हैं, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए एक्ट। संवैधानिक विकास की कड़ी में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कानून पारित किए। कुछ कानून अधिकार पत्र के रूप में, कुछ चार्टर एक्ट्स के रूप में और कुछ अधिनियम के रूप में हैं। तो आइए देखें, पहला है चार्टर एक्ट, जिसको हम अधिकार पत्र कहते हैं। ये अधिकार पत्र ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, जिसको प्रचलित भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, उसको प्रदान किए गए थे। दूसरा एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट या नियंत्रण करने वाले, और तीसरा है भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट या ऐसे एक्ट हैं जो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए आ रही कंपनी को अधिकार पत्र के रूप में दिए जाते हैं। यानी कि चार्टर एक्ट ऐसे एक्ट हैं जो भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली कंपनी को ब्रिटेन के शासन या ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को व्यापार के अधिकार के लिए प्रदान किए गए थे। इन चार्टर एक्ट्स का भारत के शासन से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि इनको भारत का शासन अच्छा हो या बुरा हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए, जो कंपनी 1599 में कंपनी गठित की गई थी, यह मान करके कि यह कंपनी भारत में जाकर के व्यापार करेगी, तो उस कंपनी का नाम रखा गया था 1599 में कंपनी ऑफ मर्चेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया। कंपनी ऑफ मर्चेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया। इस कंपनी को 1600 एवं 1726 में दो बड़े अधिकार पत्र यानी कि दो बड़े चार्टर प्रदान किए गए। दो बड़े चार्टर इस कंपनी को प्रदान किए गए थे। तो चार्टर एक्ट्स की कड़ी में ये दो महत्वपूर्ण चार्टर हैं। पहला 1599 का चार्टर और दूसरा 1726 का। ठीक है, तो 1599 में कंपनी का गठन हुआ। ये 1600 का चार्टर, 1600 का चार्टर। अब इसको देखते हैं। तो 1600 का चार्टर एक्ट क्या है? पूर्वी एशिया से व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया कंपनी को। कौन सी कंपनी? कंपनी ऑफ मर्चेंट्स फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया। तो इस कंपनी को यह चार्टर प्रदान किया गया। पूर्वी एशिया से व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया। इस एकाधिकार को प्रदान किसने किया? सर्वप्रथम महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पहले 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था, और बाद में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया। सत्रह 1726 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा जब 1600 में कंपनी फ्रॉम मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया, इस नाम की कंपनी जब 1600 में भारत आ गई, तो इसके बाद इसने भारत में अपने कारोबार का काफ़ी विस्तार किया। इसने बहुत सी फैक्ट्रियां लगाईं, किलेबंदी की, जैसे फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, इस तरह की ढेर सारी फैक्ट्रियां इस कंपनी ने लगाई। तो इन फैक्ट्रियों का प्रशासन, इनका नियंत्रण एक गवर्नर करता था, जो कंपनी का प्रतिनिधि होता था, गवर्नर करता था। तो गवर्नर जो होता था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे, यह गवर्नर को नियंत्रित करते थे। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य होते थे, अब देखिए, तो
तो कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया गया। पहली संस्था जो थी वह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरी थी निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो निदेशक मंडल थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड से ही कंपनी के कामकाज का संचालन करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में रहकर कंपनी के कामकाज का संचालन करती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे। इसके सदस्यों का चुनाव स्वत्वधारी मंडल यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा किया जाता था। ठीक है। और 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर को फैक्ट्रीज के प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया। 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर को फैक्ट्रीज के प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया। इस तरह से भारत के संवैधानिक विकास में जो चार्टर एक्ट्स हैं उसमें 2 चार्टर एक्ट्स महत्वपूर्ण हैं, एक 1600 का और एक 1726 का। ये 2 चार्टर एक्ट्स हैं। और इसके बाद आने वाला वीडियो जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।